जितनी नज़दीकियाँ आप इनसे बढ़ाओगे उतना ज़्यादा काटेंगे, उतना ज़्यादा आपको मारेंगे। ये बुनियादी तौर पे आप असूल समझ लीजिए, क्योंकि ये लोग झूठे हैं। अगर ये बोल रहे हैं तो आप हमारे भाई हो, तो इसका मतलब आप उनके दुश्मन हो। एक ही फार्मूला है उनके पास, दूसरा कुछ नहीं है। मुसलमानों की नफ़रत पे उनको वोट लेने हैं, और इतने काले कारनामे हैं, चाइना के हाथ पूरा मुल्क बेच दिया गया। तो वो छुप ही जब सकते हैं जब मुसलमानों की नफ़रत को की आग को ज़िंदा रखा जाए। इनके खिलाफ मजबूती के साथ स्टेटमेंट्स देनी चाहिए कि ये क्रिमिनल्स हैं। चीफ मिनिस्टर भी क्रिमिनल हैं जो ये इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए, और उनके डीजीपी और उनके जो ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये फ्रॉड है, ये क्राइम्स कर रही है यूपी ATS। ये जुर्म हैं, ये क्राइम्स हैं। भारत के संविधान और कानून को तोड़कर ये ATS के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, जिस तरीके से हमने दिल्ली दंगों में पुलिस और RSS के लोगों के खिलाफ वापस मुकदमे दर्ज कराएं। धर्मांतरण की जो पूरी ढकोसला रचा जा रहा है, खुल के हम सबको सामने आना चाहिए कि यह बकवास है, कोई ऐसा धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है। NGOs हैं RSS के खास तौर पे, वो आज भी दूसरी तंजीमों से जो कि मुस्लिम तंजीमें हैं उनसे ज़्यादा पैसा मुस्लिम देशों से ही ला रही है। जो मनुवादी सोच है उसका टारगेट एकदम फिक्स्ड है। उन्हें दुनिया भर का पैसा, आपका, मेरा, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का हक छीन कर सबका और अपने पास करना है। उमर गौतम और उनके साथ उनके 2 साथी, उसके बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके 3 साथी, एक एक करके सब पर हमला बोला जा रहा है, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो प्रेस नोट जारी किया गया है ATS के ज़रिए, उसमें यह कहा गया है कि अन्य सहयोगी, यानी एक कॉलम खोल कर रखा है पुलिस ने कि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी को भी उसमें सेट किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में देखने में यह आ रहा है कि पूरी क़यादत मिल्लत की वो कहीं ना कहीं खामोश है। जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम केस लड़ रहे हैं, अपने वकीलों को हमने वहाँ भेज दिया है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो क्या सिर्फ केस लड़ लेने से और उसके नाम पर पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा कर लेने से ही इन मसाइल का हल हो सकता है, या इसके लिए किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए? क्योंकि इस केस में ये देखने में आ रहा है कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद सब लोग घरों में बैठे हैं। न सिर्फ उलमा इकराम, जमातें, बल्कि आम मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी तक जितने प्रोटेस्ट हुए हैं दिल्ली में इस मामले को लेकर, तो 100 से ज़्यादा कोई संख्या नहीं पहुंची। सभी प्रोटेस्ट में मैं पहुंचा हूं। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मैंने इंट्रो में बताया कि एक के बाद एक को निशाना बनाया जा रहा है, आप भी अभी मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे थे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर से हमारे जो लीडर्स हैं या हमारी जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठा कर रही हैं? जब कोई मामला आता है दहशतगर्दी को लेकर के कॉन्फ्रेंस की जाती है, लाखों लोग इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई मामला होता है तो कोई नहीं बोलता। देखिए, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखूँगा कि कोई भी नहीं बोलता, लेकिन जो बोलना चाहिए और जिस तरीके से मुखालफत होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही है, और वो बहुत ही सीरियस मैटर है। इसी से जो संविधान की विरोधी ताकतें हैं, RSS और BJP बिलखुसूस, वो संविधान पे हमला करके SC ST माइनॉरिटीज़ को और OBCs को ख़ास तौर पे नुकसान पहुंचा रही हैं। SC ST और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको तो डायरेक्ट काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग की जा रही है, और OBC के साथ भी दूसरे तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। मगर जो बिलखुसूस आपने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जिक्र किया, उससे पहले उमर गौतम साहब का जिक्र किया, और एक सीरीज़ आपको नज़र आ रही होगी, तो उसमें जो रिएक्शन हमारा होना चाहिए, मेरे ख्याल से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और हमें थोड़ा बहुत तजुर्बा है भी अब इस काम का, कि 25% काम सही हो रहा है जो होना चाहिए जिस तरीके से, और वो 25% काम ये है कि उमर गौतम साहब के लिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए कानूनी चारागोई इसकी की जाए कि उनको जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। लेकिन ये 25% दवाई है इसकी। 75% इस चीज़ का इस पे काम होना चाहिए जो कि बिल्कुल गायब है, और हमारा ऑफिस इस काम को कर रहा है सिर्फ, और ऑफिस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत
ही मतलब हैरानी की बात है मेरे लिए। क्यों? और वो ये है कि देखिए ये जो केसेस जितने भी दर्ज किए जा रहे हैं, एक तो बिल्कुल एग्रेसिवली हम सबको बोलना चाहिए ये फ्रॉड है, ये क्राइम्स कर रही है यूपी ATS, ये जुर्म हैं, ये क्राइम्स हैं। भारत के संविधान और कानून को तोड़कर ये झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, झूठे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, मतलब फोर्जरी करके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं जहाँ कोई ऑफेंस ही नहीं है। जो ऑफेंस, एक तो ये है बात कि ये जो है धर्म परिवर्तन का जबरन या लालच से, ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है चीज़। ना जबरन मज़हब तब्दील हो सकता है, ना लालच से हो सकता है, क्योंकि लालच होगा, जितने टाइम का लालच होगा तब तक परिवर्तन होता है। और जबरन, ख़ास तौर पे जबरन अगर कोई धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है तो वो मनुवादी मानसिकता के धर्म की तरफ परिवर्तन कराया जा सकता है। आज के हालात में जब मनुवादी मानसिकता की RSS और BJP की सरकारें बैठी हैं, उनके खिलाफ जाके किसी और मज़हब में ले जाना तो इम्पॉसिबल है। तो ये कानून ही इस तरह से गलत बना हुआ है, और जिस तरीके से इस पर अमल किया जा रहा है ये बिल्कुल ही झूठ, मक्कारी, चोरी, दगाबाजी है। तो एक तो हमारा एग्रेसिव पोस्टर जो होना चाहिए, जो जिस तरीके से मैं बात कर, किस तरह का, जो आपने 75% की बात की, तो उसमें किस तरह की हम लोगों को रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह से आना होगा? पहली चीज़ तो ये कि ये बकवास है, धर्मांतरण की जो पूरी ढकोसला रचा जा रहा है, खुल के हम सबको सामने आना चाहिए कि ये बकवास है, कोई ऐसा धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है। बल्कि अभी किसी को अगर मुसलमान बनना है तो वो तो बहुत ही पक्के वाला मुस्लिम इस्लाम धर्म से बहुत ज़्यादा कन्विंस होके ही, बावजूद इसके कि इतनी सारी मुश्किलें हैं, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी, सरकार खिलाफ हो जाएगी, मुकदमा बन जाएगा और सब मनुवादी ताकतें जो हैं उसके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेंगी, बावजूद उसके भी अगर कोई इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है तो वो कितने पक्के वाला होगा, उसका ईमान और उसका यकीन, और वो कितना ज़्यादा पसंद करता होगा इस्लाम को। एक तो ये बात मजबूती से करनी है, 25% का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि इनके खिलाफ मजबूती के साथ स्टेटमेंट्स देनी चाहिए कि ये क्रिमिनल्स हैं। चीफ मिनिस्टर भी क्रिमिनल हैं जो ये इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, और उनके DGP और उनके जो ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तीसरी चीज़, इन सबको अमली जामा पहनाने के लिए कानूनी चारागोई करनी चाहिए, ATS के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, जिस तरीके से हमने दिल्ली दंगों में पुलिस और RSS के लोगों के खिलाफ वापस मुकदमे दर्ज कराएं। तो जो सरकारी अफसर हैं और जो पुलिस अफसर हैं जो कि अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके गलत काम कर रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं इन लोगों को झूठा उठा के, तो उनको डर लगेगा कि अगर हमने ये पॉसिबल है यूपी में मुकदमा दर्ज करा पाए? 100% पॉसिबल है। कैसे? देखिए, हमने तो अभी एक केस तो मैं अभी खुद बिजनौर में बहस करके आया ही हूँ, जो 20 दिसंबर को 2019 को जो गोली चली थी CA/NRC के पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, और उसमें 22 लोग से ज़्यादा मारे गए थे। उनमें 2 लोगों के खिलाफ जो बिजनौर की अदालत में मैं SP और DM के खिलाफ मुकदमा दायर करके बहस करके आया हूँ, उसमें बहुत जल्दी फैसला आने वाला होगा। उसके अलावा हमने PIL डाल रखी है उत्तर प्रदेश में ही, जो पेंडिंग है, कोरोना की वजह से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, जिसमें हमने 6 DCP जो वहाँ के SSP हैं और 6 DM जो कि उस फायरिंग में इन्वॉल्व थे 22 लोगों के कत्ल में, उनके खिलाफ हमने क्रिमिनल केसेस 302 के दर्ज कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाल रखा। तो ये एकदम पॉसिबल है, दिल्ली में हम करके दिखाई रहे हैं, डेली हो रहा है। अब तो आप देख ही रहे होंगे कि जो अदालतों का भी रवैया है वो किस तरीके से दिल्ली पुलिस के खिलाफ और RSS और BJP के खिलाफ बन रहा है। तो थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, क्योंकि आजकल जो है सारी इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हैं, जुडिशरी भी कमज़ोर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं और जनता से आह्वान कर चुके हैं कि आप लोग आइए और हमें मजबूत कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो 75% काम ये है। जब ये काम शुरू होगा वापस, तब झूठा लोगों को फंसाना बंद होगा। अपने राजनीतिक आका भले ही कुछ भी कहें, योगी जी कुछ भी कहें DGP साहब से या ATS के अफसर से, कहेंगे हमें नहीं करना, हमें जेल थोड़ी जाना है। तो जब तक ये काम नहीं होगा तो उनके पास तो करोड़ों मुसलमान हैं, करोड़ों दलित हैं, करोड़ों STs शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, करोड़ों दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं। वो उनको तो एक कागज़ पे कलम चलानी है और कुछ अफसर भेजने हैं, ज़्यादतियाँ करनी हैं, और पूरी प्रेस मीडिया बिकी हुई है ही उनके साथ, जो गोदी मीडिया है वो उनको दिखाएगी, पूरा माहौल बनाएगी। तो वापस कानूनी चारागोई करना, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, और
अपने सिस्टम को बचाने के लिए हमें करना चाहिए, जिसमें मेरे ख्याल से तंजीमों को सोचना चाहिए। हम तो इस चीज़ को अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, अगर तंजीमें बाकी भी चाहेंगी तो हम वॉलंटियर करते हैं, हम सबसे पहले रह के ये काम करें। जिस तरह का पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने डर का माहौल बनाया, ख़ासतौर से मुसलमानों को लेकर केसेस दर्ज करना, या बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडर्स थे उनके घरों को कुर्की कराना, बुलडोज़र चला देना, पूरे ख़ानदान को जेल में डाल देना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुसलमान, आम मुसलमान की अगर हम बात करते हैं तो वो डर रहा है बाहर निकलते हुए। देखिए, इससे भी थोड़ी सी नाइत्तेफाकी में रखूँगा। आम मुसलमान नहीं, आम शेड्यूल कास्ट भी नहीं डर रहा, आम शेड्यूल ट्राइब भी नहीं डर रहा है। जो आम के बाद थोड़े से भी ख़ास हैं वो डर रहे हैं CA NRC के प्रोटेस्ट में। आम में भी हमारे यहाँ तो भारत में तो महिलाओं को तो आम से भी ज़्यादा आम समझा जाता है, तो पूरी दुनिया को मिसाल मुस्लिम औरतों ने दी है। इतना बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट जो CA NRC का किया, जिसमें मर्दों ने भी सपोर्ट किया और SC ST के लोगों ने भी सपोर्ट किया। किसने लीड किया? आम मुस्लिम ख्वातीन ने। तो इससे मैं थोड़ा सा नाइत्तेफाकी रहूँगा। हाँ, बेशक जो हमारी क़यादत है उसके दिल में डर बैठ गया है, और वो एक तरह से देखा जाए तो वो हमारी जो मिल्लत है, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, जो कि बहुत ही बहादुर और निडर कम्युनिटी है, उसके पैरों में बेड़ियां बांधने का काम ज़रूर मैं मानता हूँ हो रहा है। लेकिन हमें बिल्कुल भी होप लोगों से नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ी सी भी आप लोग मदद करके क़यादत, अच्छी क़यादत बिल्डअप करने में मदद करें तो ये जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये जो देश का नुकसान हो रहा है, पूरे देश को लूटा जा रहा है, मुसलमानों की नफ़रत की बुनियाद पर पे तो इतने सारे जो गलत और करप्शन के कारनामे सरकारें कर रही हैं, RSS और BJP क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि उनका हर जुर्म, उनका हर गुनाह, उनकी हर चोरी, उनकी हर डकैती बच जाती है मुसलमानों की नफ़रत के से ही। तो अगर हम रिस्पांस तगड़ा देंगे, मजबूत देंगे, तो आप देखेंगे हमारा मुल्क सबसे जो आज बड़े खतरे में खड़ा है वो भी इस खतरे से बाहर आएगा, और हमारा मुल्क मजबूत मुल्क बनेगा भारत, और जिसमें जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी सरकारें आना शुरू होंगी। तो इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि आप ईमानदार प्रेस हो, है कि किस तरह की लीडरशिप को प्रमोट करना चाहिए। उस तरह की लीडरशिप को जो कि सिर्फ प्रॉब्लम्स बताती है, अच्छी अच्छी तकरीरें करती हैं, अच्छे अच्छे मुकर्रिर हैं, या उस तरह की लीडरशिप को आगे करना चाहिए जो ज़मीन पर रह के लड़ भी रहे हैं और सॉल्यूशंस बता रहे हैं, और उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़मीन पे उतर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोगों की परेशानी और मुसीबत में आगे खड़े रह के काम करते हैं, अपने घरों में AC कमरों में बैठ के नहीं करते। आपने जिस तरह से क़यादत का जिक्र किया, तो किस चीज़ से डर गए हैं? क्या इस चीज़ से डरे हुए हैं कि FCRA कैंसिल हो जाएगा, बाहर से पैसा आना बंद हो जाएगा? वो तो वैसे भी कैंसिल होंगे, डरें या नहीं डरें। जो नहीं डरेंगे उनके शायद बाद में कैंसिल हो या ना भी कैंसिल हो। जो डरे हुए हैं उनको तो, अगर चूहे को देखो, अगर वो कमरे में बंद कर दिया जाए तो चूहे को तो कभी पकड़ा जा सकता है, शेर को कमरे में नहीं पकड़ा जा सकता। यही फ़र्क है, जो शेर हैं वो चूहे बन रहे हैं, इसीलिए तो ये गीदड़ जो है ये शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बुनियादी बात है, FCRA की बात नहीं है। कहीं ना कहीं कमियां भी हैं, और उन कमियों को भी मैं तो यही कहूँगा कि मजबूती के साथ लड़ेंगे तो ये कमियां सिर्फ कुछ लोगों में ही नहीं है, ये कमियां तो 1 लाख से ऊपर जो RSS और BJP के NGOs हैं उनमें इनसे ज़्यादा कमियां हैं। तो ये लोग तो फिर भी बहुत ज़्यादा होशियारी से, और बहुत ज़्यादा मतलब इतना बड़ा कोई पैसे का बाहर से लेन देन नहीं हो रहा है। जो RSS और BJP की हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs, वो तो बिल्कुल ही लूट मचा रही हैं। पता नहीं कहाँ से 2 नंबर के पैसे जो यहाँ से भी बाहर जा रहे हैं सरकार के और RSS और BJP के, उनको भी वापस ला रही हैं, और सभी मुल्कों से ला रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम देशों से नहीं आ रहे हैं। जो RSS और BJP की NGOs को भी अगर खंगाला जाए तो वो मुस्लिम देशों से भी आ रहे हैं, जो कोट अनकोट मुस्लिम देश हैं। तो अगर जुर्म ये है कि मुस्लिम देशों से कुछ पैसा आया, तो वो तो RSS और BJP, मेरे ख्याल से जो उनके NGOs हैं, RSS के ख़ास तौर पे, वो आज भी दूसरी तंजीमों से, जो कि मुस्लिम तंजीमें हैं, उनसे ज़्यादा पैसा मुस्लिम देशों से ही ला रही हैं। तो इस पे लेकिन लड़ना पड़ेगा ना, लड़ नहीं रहे हैं, ये बुनियादी प्रॉब्लम। एक सवाल बार बार ये किया जाता है कि हमें नज़दीकी बढ़ानी चाहिए RSS के साथ, BJP के साथ, और उसी सिलसिले में कई बार ये देखने में आता है
कि मौलाना अरशद मदनी जाकर मुलाकात कर रहे हैं। अभी जिस तरह से 7 तारीख को 7 सितंबर को मुंबई में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, मोहन भागवत ने ये कहा, आरएसएस ने ये कहा कि इंटरेक्शन होगा मुसलमानों से, लेकिन वहाँ वो मोहन भागवत आए, अपनी बात कही और उसके बाद चल दिए। उसी में मौलाना पहुँचे थे, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 17 दिन के बाद उनके ऊपर ये एक्शन हो जाता है। देखिए, हमारे मौलाना बहुत ही ज़हीन है, बहुत ही उनको एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस हम तो उसी से बता सकते हैं। हम भी इन्हें अपने जो कॉलेज डेज़ हैं तब से जानते हैं, और आज जो ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, कॉलेज टाइम में तो सब हम एक दूसरे के मुखालिफ थे, मगर एक दूसरे की कार्यशैली जानते हैं। जितनी नज़दीकियाँ आप इनसे बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा काटेंगे, उतना ज़्यादा आपको मारेंगे। ये बुनियादी तौर पे आप असूल समझ लीजिए, क्योंकि ये लोग झूठे हैं। अगर ये बोल रहे हैं तो आप हमारे भाई हो, तो इसका मतलब आप उनके दुश्मन हो। इनकी हर बात के आगे अगर नहीं या ना लगा के पढ़ेंगे तो इनका कैरेक्टर, बात जो बोल रहे हैं इसका क्या वजह है, कैसे बोल रहे हैं, क्या उनका देखिए फिक्स टारगेट है। जो मनुवादी सोच है उसका टारगेट एकदम फिक्स्ड है। उन्हें दुनिया भर का पैसा, आपका, मेरा, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का हक छीन कर सबका और अपने पास करना है। यही तो है मनुवादी सोच, कि कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, छुआछूत होगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। क्यों? सब काम रिजर्व्ड हैं कुछ लोगों के पास, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं। सब काम रिजर्व्ड है, रिजर्वेशन है जहाँ रिजर्वेशन की मुखालफत हो रही है। तो ये उनकी बुनियादी सोच है। अब इस सोच में भी आगे एक सोच है कि इन लोगों में भी आज जो हो रहा है कि हमारे मुल्क में अडानी, अंबानी और इन जैसे दूसरे जो पूंजीपति हैं, वो करीब 15 से 20 है मैक्सिमम, उनके पास पूरे मुल्क का सरमाया दे देना है, और वो भी उनमें से भी 99% गुजराती हैं। तो गुजराती मनुवादी लोगों के पास मुल्क का 99% सरमाया जोड़ के ला देना। 1% इसलिए रखना है कि गुलाम इसलिए चाहिए कि वो लोग कमाते जाएं और ये लोग गुजराती मनुवादी लोग उनको खाते रहें। अब अगर देखेंगे आप तो अभी जो सर्वेज भी आ रहे हैं, जो हुए हैं, उसमें 50 एंटिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास ऑफिशियली भारत की वेल्थ का 70% वो मानेंगे, सिर्फ 50 एंटिटी देश की। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक देश को लूटा जा रहा है। देश का सारा सरमाया छीन के कुछ लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। तो बुनियादी वजह है ये। इसीलिए अब ये सच बोल के तो ये काम हो नहीं सकता। मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपका पेन ले लूं, छीन लूं, तो आप छीनने नहीं दोगे, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, आपके गले मिला जाएगा, गले मिलते मिलते पेन चुराया जाएगा, या आपके चाकू मारा जाएगा पीछे से, तो गले मिल के मारा जाएगा। क्योंकि नंबर्स इनके कम है। नंबर्स तो ये मतलब उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, इतने हैं या 1% है। तो इनको सबका हक लेना है तो झूठ की बुनियाद पे ढकोसले खड़े करके और ड्रामेबाजी करके ही लेना है। और ख़ास तौर पे जो बहादुर कौमें हैं उनसे तो ये झूठ से ही जीत सकते हैं, लड़के तो जीत नहीं सकते। तो ये हमारी इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है। इसके साथ ही एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। जब उमर गौतम साहब की गिरफ़्तारी हुई तो उसके बाद मौलाना को लेकर के भी सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से अपने जो मुस्लिम हलक़े हैं उसमें ये सवाल किया जाने लगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं रडार पर हैं। और उसके बाद वो मोहन भागवत से मिलने गए और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। उसके बाद एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में जानबूझ करके गिरफ्तारी की है कि आप चाहे कितने ही मुसलमानों के करीब करें, लेकिन मैं अपने हिसाब से कार्रवाई करूँ? नहीं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में। मुझे नहीं समझ में आता कि हम इस डिस्कशन में पढ़ते ही क्यों। उनका फिक्स फार्मूला है, एक ही फार्मूला है उनके पास, दूसरा कुछ नहीं है। मुसलमानों की नफ़रत पे उनको वोट लेने हैं, और इतने काले कारनामे हैं, चाइना के हाथ पूरा मुल्क बेच दिया गया है। तो वो छुप ही जब सकते हैं जब मुसलमानों की नफ़रत की आग को ज़िंदा रखा जाए। जैसे जैसे कोई चुनाव आता है तो ये धीमी आंच तो इन्हें परमानेंट चला के रखनी है। पिछले 7 साल से देख ही रहे हैं आपके, ये धीमी आग जलती रहेगी, कभी भी एक दिन के लिए भी शांत नहीं होगी। मगर जैसे जैसे कोई भी इलेक्शन नज़दीक आता है तो उसमें घी डालने का काम करते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन किसी ना एक किसी बड़ी हस्ती को जो भी आ जाए, मतलब वो तो कुरानंदाजी है, या तो कोई हालात ऐसे हों कि इन हालात में इसको अरेस्ट करने में फ़ायदा होगा। कोई भी सेफ़ नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी और जानकारी के साथ कह रहा हूँ, कोई सेफ़ नहीं है। उनके
टारगेट पे जो सूट करेगा उसको अरेस्ट करेंगे, या फिर कुरानदाजी चलती है, किसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो। वो तो पूरी पर्चियाँ पड़ी हुई हैं सबकी, अंदर हाथ डाला एक तो जिसका भी आ गया। या कोई ऐसा लगता है कि अभी यूपी का इलेक्शन है तो मौलाना कलीम सिद्दीकी को अरेस्ट करके फ़ायदा होगा, या मौलाना अरशद मदनी को अरेस्ट करके फ़ायदा होगा, तो या मौलाना महमूद मदनी को अरेस्ट करके फ़ायदा होगा, तो उनका फ़ायदा होगा, वो उनको अरेस्ट करेंगे और आग ये जलाए रखेंगे। अभी जो ये लेटेस्ट हुआ है मौलाना कलीम सिद्दीकी का, तो एक पंथ तीन काज हो गए उनके। एक तो यूपी का इलेक्शन, काफ़ी दिन हो गए थे मौलाना उमर गौतम को अरेस्ट किए हुए, तो एक लल जो आ जाता है ना, एक जो तूफान जो कम गैप आ जाता है, तो उसको ज़िंदा भी रखना एक पंथ, एक काम हुआ उनका। दूसरा काम ये कि आपने देखा होगा जो महंत नरेंद्र गिरी साहब का हत्या या आत्महत्या, करोड़ों हज़ारों करोड़ का वो, और योगी जी जो हैं उनका मठ अलग है, और जो मौर्य साहब हैं ये उसके अनुयायी थे, जो नरेंद्र गिरी साहब के, तो उनकी हत्या हो गई। अब असली कारण तो क्या होगा, हज़ारों करोड़ का हेर फेर, और मठों की राजनीति में किसका वर्चस्व रहेगा, किसकी ताकत रहेगी, उसकी तरफ से डाइवर्ट करके मौलाना कलीम सिद्दीकी। तीसरा एक और भी बड़ी घटना हुई देश में इसी दौरान, जिसको छुपाने के लिए वो अडानी साहब का एक जो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की जो ड्रग्स मिली हैं, वो रेगुलर बेस पे वहाँ पे हो रहा है काम। एक पकड़ी गई, बड़ा कंसाइनमेंट, पता नहीं कौन ईमानदार अफसर आ गया होगा, या रिश्वत पूरी नहीं पहुंची होगी, या जो भी वजह रही, तो वो हो गया, तो उस पर भी पर्दा डालना है। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी, तो यूपी का इलेक्शन, और नरेंद्र गिरी जी का महंत, और ये अडानी तो एकदम बॉस ही हैं इस सरकार के। तो इन तीनों चीज़ों की तरफ से ध्यान बटाना है, तो मुसलमानों की नफरत ये है। शुक्रिया। ये थे महमूद पराचा साहब जो हमसे बात कर रहे थे ख़ास तौर से मौलाना की गिरफ़्तारी को लेकर। उसके साथ ही एक बड़ी बात इन्होंने जो मुस्लिम लीडरशिप को लेकर कही, और ये कहा कि अभी 25% हम लोग काम कर रहे हैं, जो केसेस लड़ने की बात है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 75% जो काम करने का है वो भी करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस नफ़रत की राजनीति का हम मुकाबला कर सकते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।